सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीनियर हायरार्किकल, पहला विजिटर, दूसरा चांसलर, तीसरा वाइस चांसलर, चौथा डीन ऑफ फैकल्टी और लास्ट में आपका हेड ऑफ फैकल्टी। इस तरह से हमारा हायरार्की सेट होगा। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया जाता है उसको भी बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपका क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एकदम स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। जय हिंद। जेट का एग्जाम 26 अप्रैल को होना है, ये तो अब फिक्स हो गया, क्योंकि आपके पास एडमिट कार्ड भी आ गया है। आप एडमिट कार्ड अगर नहीं डाउनलोड किएंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम 26 अप्रैल की, चाहे फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे सेकेंड सिटिंग में हो। फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम 10 से 1 है, मतलब उसका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। सेकेंड सिटिंग का इसी तरह एग्ज़ाम होगा। तो आपका जिस सिटिंग में भी एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा जल्दी पहुंचने का कोशिश कीजिए। आज हम लोग अपने आप को कुछ यूनिट टेस्ट के माध्यम से कुछ चेक करते हैं कि मैंने कितना तैयारी किया है। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, उसका क्वेश्चंस आपको आंसर करना है, जो कि प्रीवियस ईयर या प्रीवियस अटेम्प्ट में वो क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आपको उसका आंसर करना है ताकि आपको लगे कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी खासी हो सकी, उस लेवल की तैयारी हो सकी है जिस लेवल के अनुसार से नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर उस तरह से कर लेते हैं तो आपका अच्छा है, नहीं है तो अभी भी हम आपके पास 72 घंटे का टाइम है, ठीक है। आप बहुत कुछ उसमें से कर सकते हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और पेपर 1 के साथ सॉल्व कीजिए। आपको अपने आप में एक इवेल्युएशन पता चलेगा कि मैं किस जगह पे हूँ। क्वेश्चन आया हुआ था कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 all stand-alone teachers education institutions will be required to convert into multidisciplinary institution by फर्स्ट में है 2025, सेकेंड में है 2030, थर्ड में है 2035 एंड फोर्थ में है 2040। मतलब आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको हर एक इंस्टीट्यूशंस को मल्टीडिसिप्लिनरी में कन्वर्ट करना है। तो वो कब तक मैंडेटरी है करना, सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को। तो वो है आपका कौन सा हो सकता है 25 में, 2025, 2030, 2035, 2040, कौन सही आंसर है? तो आपका इसका सही आंसर है 2030। 2030 तक सभी इंस्टीट्यूशंस को मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स में अपने आप को कन्वर्ट, ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो हमारे देश में लागू हुआ वो उसका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग सीनियर फंक्शनरीज ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। उसके आधार से हमको उसको तैयार करना है। पहला बोलता है विजिटर, दूसरा है डीन ऑफ फैकल्टी, तीसरा है चांसलर, चौथा है हेड ऑफ डिपार्टमेंट और पांचवा है वाइस चांसलर। इसको एक हायरार्किकल में आपको सेट करना है। अब इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ACEDB, बी में ऑप्शन दिया हुआ है CAEDB और सी में ऑप्शन दिया हुआ है ACEBD और डी में ऑप्शन दिया हुआ है BDEACA। मतलब जो हायरार्की सेट करना है आपको कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सीनियर से आपका हायरार्की सेट करना है। सबसे सीनियर में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो सीनियर हायरार्किकल आपको सेट करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है विजिटर। विजिटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वही विजिटर होता है हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबसे पहले आपका आ गया विजिटर। सेकंड में आ गया चांसलर, जो हर एक स्टेट में जो हमारे राज्यपाल होते हैं वही हमारे चांसलर होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी, उस स्टेट की यूनिवर्सिटी के लिए। तो सेकंड पोजीशन में आ गया आपका चांसलर। उसके बाद आ गया वाइस चांसलर। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं, मतलब उस कैंपस में अगर सबसे टॉप में है तो वो आ गया वाइस चांसलर मतलब VC। उसके बाद आता है डीन, मतलब VC से नीचे और हेड से ऊपर जो आते हैं उस हायरार्की, उसको कहते हैं हम डीन। नीचे आ गया आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब डीन से नीचे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीनियर हायरार्किकल, पहला विजिटर, दूसरा चांसलर, तीसरा वाइस चांसलर, चौथा डीन ऑफ फैकल्टी और लास्ट में आपका हेड ऑफ फैकल्टी। इस तरह से हमारा हायरार्की सेट हो। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है,
ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम समझिए कि हर कुछ 2-3 साल में आ ही जाता है। तो इसमें कहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नॉन एज, मतलब कहता है कंप्यूटर एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके मदद से वो अंडरस्टैंड करता है और समझता है और अपने आप को प्रोसेस करता है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? उसमें से पहला दिया हुआ है डिजिट, दूसरा दिया हुआ है बाइट, तीसरा दिया हुआ है निबल और चौथा दिया हुआ है बिट। तो इसमें से सबसे कौन होगा? निबल जो होता है वो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, मतलब 4 बिट अगर जोड़ दिया जाए तो 1 निबल होगा। बाइट जो होता है वो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। डिजिट जो होता है वो 0 से 9 जो लिखा जाता है वो उसे हम डिजिट कहते हैं। तो ये सारे आपके लॉन्गर हैं, स्मॉलर तो कोई नहीं है इतने। बिट जो होता है वो एक बिनरी नंबर होता है 0 से 1 तक के, इस बिनरी नंबर को हम लोग बिट कहते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट हुआ वो बिट हुआ। तो बिट से इस बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार निबल से क्वेश्चन आया हुआ है। निबल में कितने बिट्स होते हैं? 8 होते हैं कि 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 1 होते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। कहता है अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। पहला कहता है उसमें से प्रिपरेशन है, दूसरा बोलता है इवेल्युएशन है, तीसरा बोलता है इलस्ट्रेशन हो, चौथा बोलता है रिवीजन होता है और पांचवा बोलता है इंक्यूबेशन होता है। इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने में सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है प्रिपरेशन। हम प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो पहला हो गया प्रिपरेशन। उसके बाद उसमें इंक्यूबेशन करते हैं। इंक्यूबेशन मतलब जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई तो हो गया आपका प्रिपरेशन में। उसके बाद उसके हिडन कुछ हम उसमें से निकालते हैं कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, तो इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद कहता है उसको हम लोग थर्ड में आएगा आपका इलस्ट्रेशन। हम इलस्ट्रेट करते हैं उसको, एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इलस्ट्रेट करना, प्रिपरेशन हो गया, इंक्यूबेशन हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसी के अनुसार से क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं जस्ट लाइक एग्जाम्पल से, जस्ट लाइक उदाहरण को लेकर के। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिवीजन। जब ये आपका इवैल्यूएशन हो जाता है तब हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, एक तरह से उसमें कुछ अमेंडमेंट लगता है तो अमेंड करते हैं, और नहीं तो उसको जनरलाइज करते हैं। मतलब पहला हो गया आपका प्रिपरेशन, दूसरा हो गया इंक्यूबेशन, तीसरा हो गया इलस्ट्रेशन, चौथा हो गया इवैल्यूएशन और पांचवा हो गया आपका रिवीजन। यही इसका सीक्वेंस। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव का कौन सा एग्जाम्पल है, इसके बारे में बोल रहा है। पहला बोलता है अचीवमेंट, दूसरा बोलता है हंगर, तीसरा बोलता है पावर और चौथा बोलता है एफिलिएशन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हंगर। हंगर जो होता है एक बायोलॉजिकल मोटिव है, मतलब हमें भूख लगना एक बायोलॉजिकल मोटिव है। लेकिन अगर हम लोग अचीवमेंट की बात करें, पावर की बात करें, तो ये एक सोशल मोटिव है। मतलब सोशल में इसकी रिक्वायरमेंट होता है, सोसाइटी में इसकी रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए अचीवमेंट और पावर एक सोशल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजिकल जो कहते हैं वो बायोलॉजिकल मोटिव में हमारा हंगर आता है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया जाता है उसको भी बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एकदम स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तो आपका पेपर 110% क्लियर होगा। अदरवाइज आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसलिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं उसको जानना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर एक वीडियो के साथ आएंगे।